हेलो दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के माध्यम से इतिहास को जानने के जो स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें देखेंगे। यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट के माध्यम से आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। आइए दोस्तों देखते हैं। इतिहास जानने के स्रोत में सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे? भारत का नामकरण। भारत का नामकरण, भारत कैसे पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले पाणिनि की एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में भारत की मूलभूत एकता के लिए देश को भारतवर्ष का नाम दिया गया। उसके बाद यूनानियों ने, जब यूनानी भारतवर्ष देश आए, उन लोगों ने यूनानियों ने भारत को इंडिया शब्द का नाम दिया। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, आर्यों ने, जब आर्य भारत आए, इन लोगों ने भारतवर्ष को आर्यावर्त का नाम दिया। उसके बाद मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों, जिस समय मध्यकाल आया हमारा, उस समय इतिहासकार जो हुआ करते थे, उन लोगों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। उसके बाद आखिर में हमारा भारतीय संविधान। क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमारे देश को इंडिया एवं भारत का नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने आप लोगों को भारत का नामकरण समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हम देखेंगे इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हमें प्राप्त हुए। इतिहास जानने के स्रोत में सबसे पहला हमारा जो स्रोत है साहित्यिक साक्ष्य। क्या है साहित्यिक साक्ष्य? साहित्यिक साक्ष्य के माध्यम से भी हम लोग अपने इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा धर्मशास्त्र। क्या है धर्मशास्त्र? धर्मशास्त्र में सबसे पहला जिस चीज़ का जिक्र होता है, धर्मशास्त्र में सबसे पहला जिसका जिक्र होता है उसे कहते हैं वेद। ठीक है, वेद हमारे कितने हैं दोस्तों? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। और चारों वेदों को क्या कहते हैं? चारों वेदों को क्या कहते हैं? वेद त्रयी या त्रयी। सबसे पहला हमारा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और 10,462 रचनाएं। उसके बाद ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा? सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद। उसके बाद दोस्तों जो ऋग्वेद को पढ़ता है या इसे पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जैसे कि टोटल कितने मंडल हैं? 10। इसमें एक मंडल है तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जिसे विश्वामित्र जी ने लिखा है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है, तो क्या बताओगे? ऋग्वेद में है, तीसरे मंडल में, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की। उसके बाद दूसरा हमारा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में पाया जाता है। गद्य एवं पद्य दोनों में पाया जाता है। उसके बाद है यजुर्वेद को पढ़ने वाला या पाठकर्ता जो होता है उसे क्या कहते हैं? अधुर्य। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा तीसरा है सामवेद। कौन सा? सामवेद। भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। और सामवेद का जो पठन करता है उसे उद्गाता या उद्गात कहते हैं। उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने लिखा। किसने? अथर्वा ऋषि ने लिखा, इसीलिए इसका नाम क्या है? अथर्ववेद। कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। यह वेद है जो अथर्ववेद, इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। उसके बाद इसे जो अथर्ववेद को पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मा। जो इसका पाठन करता है उसे क्या कहते हैं? पाठन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। इस वेद में हमें जादू, टोना, वशीकरण, औषधि, विवाह, प्रेम, आशीर्वाद जैसे प्रथाओं का उल्लेख मिला है।
ये प्रथाएं यहाँ से ही शुरुआत में आई हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे और क्या स्रोत हैं साहित्यिक साक्ष्य में, और क्या स्रोत मिले हमें। ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य में जो हमारा है धर्मशास्त्र चल रहा है, इसमें वेदों के बाद क्या है, वेदांगो। क्या है वेदांग? वेदों को भली भांति समझने के लिए हमें सबसे पहले वेदांगों को सीखना पड़ेगा। प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नवीनतम यानी सबसे बाद में जो जिस वेद की रचना की गई उसका नाम क्या है? अथर्ववेद। ठीक है, अब देखिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए हमें वेदांग सीखने पड़ेंगे। वेदांग क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 6। इसके लिए शिक्षा, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक उसमें वेदों को कैसे सीखेंगे। फिर ज्योतिषी, फिर कल्प, व्याकरण, निरुक्तक तथा छंद। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। और वेदों की संख्या 4। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। और कौन से होते हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्तक तथा छंद। उसके बाद फिर आता है पुराणों। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18 है। और इसकी रचना यानी पुराणों की रचना किसने की? लोमहर्ष। एक ऋषि मुनि थे, उनका नाम था लोमहर्ष, तथा इनके पुत्र उग्रशर्वा। इन दोनों लोगों ने मिलकर पुराणों की रचना की। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उसके बाद सबसे पुराना यानी सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। फिर कुछ पॉइंट है, स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति का वर्णन किसमें मिलता है? स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति का वर्णन किसमें मिलता है? मैत्रायणी संहिता। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण एक पुस्तक है जिसमें स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। साहित्यिक साक्ष्य में हम लोगों ने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है। इसके बाद हमारे कौन से आते हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहला है हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने। और चाणक्य का अन्य 2 नाम और है क्या? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चाणक्य का और क्या नाम है, तो क्या नाम है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इन्होंने अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास कार्य की जानकारी को प्रदर्शित किया। अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है, लेकिन इसमें है क्या? पूरा राजनीति। उसके बाद दूसरी हमारी ऐतिहासिक ग्रंथ है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो पुस्तक है, इसका राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़। कल्हड़ ने राजतरंगिणी पुस्तक में जम्मू कश्मीर का इतिहास को बताया है। उसके बाद हमारा साहित्यिक साक्ष्य यहाँ तक था, हमने बता दिया। उसके बाद दूसरा हमारा पुरातात्विक साक्ष्य। कौन सा? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोगों को क्या देखना है? आइए, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र यानी भारत का नाम सबसे पहले भारतवर्ष कहाँ से मिला है? तो एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसका नाम है हाथी गुम्फा। क्या नाम है? हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसका निर्माण खारवेल के शासक के समय हुआ था। उसका सर्वप्रथम भारत पर होने वाले आक्रमण, भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया? होड़ों ने। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली? भीतरी स्तंभ, जो किसके शासनकाल में बनाया गया था? स्कंदगुप्त के शासन में बनाया गया था। पुरातात्विक साक्ष्य की जानकारी और भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्य में अगला पॉइंट हमारा है सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब होता है किसी औरत का पति खत्म हो जाए तो उसके साथ उस औरत को भी जला दिया जाता था। इसे कहते हैं सती प्रथा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख। कौन सा? एरण अभिलेख में उल्लेख मिलता है, जो कि जिस समय इस अभिलेख का निर्माण किया गया था उस समय का शासक कौन था? भानुगुप्त। उसके बाद अभिलेखों का अध्ययन। ये अभिलेख जो मिले, इनके अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफ। क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफ। उसके बाद प्राचीनतम सिक्के, जो पुराने समय के जो सिक्के होते थे, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता। क्या कहा जाता? आहत सिक्के।
इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, जिसे साहित्य में नाम दिया गया काशार्पण का। दोस्तों, इतिहास जानने के स्रोत में अगला और तीसरा हमारा क्या है? विदेशियों के वृत्तांत। विदेशियों के वृत्तांत। विदेशी यहाँ आए, उन लोगों ने यहाँ के वातावरण को देखा और अपनी अपनी पुस्तकों में उसे संकलन कर दिया। सबसे पहले थे आए हेरोडोटस। कौन? हेरोडोटस। सबसे पहले आए हेरोडोटस। हेरोडोटस ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था हिस्टोरिका। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अगर पेपर में क्वेश्चन बनता है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो विकल्प आपको 4 दिए होंगे, आप लोगों को कौन सा चुनना है? हेरोडोटस। उसके बाद है सिकंदर। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे निरियाकस, आनेसिक्रिस्टस के विवरण में, यानी जो सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे इन्होंने जो विवरण दिया वो अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय है। उसे अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय माना जाता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इसने मौर्यकालीन इतिहास को अपनी पुस्तक में बताया है। उसके बाद है हमारा टॉलमी। टॉलमी को भारत के भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, टॉलमी ने भारत के भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। उसका अगला हमारा प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्लिनी ने, जिसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि का विवरण मिलता है। ठीक है दोस्तों, विदेशी वृत्तांत में आगे क्या है? हेनसांग। हेनसांग जिस समय भारत आया था उस समय हमारे भारत में हर्षवर्धन का शासन था। जिस समय हेनसांग भारत आया था उस समय हमारे यहाँ हर्षवर्धन का शासन था। और हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय से जिस समय हेनसांग अध्ययन कर रहा था वहाँ के कुलपति आचार्य कौन थे? शीलभद्र। जिस समय हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन किया उस समय वहाँ के आचार्य कुलपति कौन थे? शीलभद्र। हेनसांग ने इस समय के राजा को शूद्र बताया था। उसके बाद इत्सिंग। जिस समय इत्सिंग भारत आया था उसने नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं अपने समय को भारत का विवरण बताया। अल-बरूनी या महमूद गजनबी के साथ, महमूद गजनबी जिस समय भारत आया था उस समय अल-बरूनी इसके साथ में आया था। इसने अरबी भाषा में जिस पुस्तक को लिखा उसे कहते हैं किताब उल हिंद। और इसका नाम दूसरा है तहकीक हिंद। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, जिसे भारत की खोज नामक पुस्तक कहा जाता है। अगला हमारा इब्न बतूता। इब्न बतूता जिस समय भारत आया था उस समय शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का। इसने अरबी भाषा में रिहला नामक पुस्तक की रचना की। इब्न बतूता ने अरबी भाषा में रिहला नामक पुस्तक की रचना की और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी, जो कि जिसे न्यायाधीश कहा जाता है, काजी नियुक्त किया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई कक्षा के साथ।